हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। आई होप फाइन हो गए, बढ़िया हो गए और मजे में हो गए। तो कहानी कैसी है? कहानी कुछ ऐसी है कि दिल्ली 12th टू 15th सेंचुरी जो है वो हमारा चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी। कब वाली क्लास में? वेडनेसडे वाली क्लास में कुछ चीजें डिस्कस की थी, कुछ चीजें आज डिस्कस करनी थी। 3 दिन का लगभग ये चैप्टर है, मतलब इस हफ्ते में वेडनेसडे तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इसकी एनसीईआरटी के साथ ही खत्म हो जाएगा। ये लाइट क्यों कम है? लाइट जलाओ भाई। वही मैं कहूँ, इतनी लाइट डिम क्यों है? ठीक है। तो बेसिकली 3 दिनों के अंदर ये चैप्टर हमारा हो जाने वाला है खत्म। आज, कल, परसों, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो है वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। बिफोर वी स्टार्ट एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कितना इस चैप्टर में अब तक हम पढ़ चुके हैं। स्टार्ट करें अगर, तो चैप्टर में हम अगर चैप्टर ओवरव्यू की बात करें तो चैप्टर ओवरव्यू में हमने क्या देखा था? बेसिकली चैप्टर ओवरव्यू में हमने ये देखा था कि ये चैप्टर डील किस चीज के साथ करता है। दिल्ली 12th टू 15th सेंचुरी, मतलब दिल्ली जो है, जो आज इंडिया की सेंट्रल है, इंडिया का कैपिटल सिटी है, 12th टू 15th सेंचुरी यानी कि 1200 से लगा करके, नहीं 1100 से लगा करके 1400 तक के बीच में क्या क्या सिचुएशंस डेवलप हो रही थी, कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, कौन कौन से मेजर चेंजेस आए, कौन कौन से किंगडम्स ने उस टाइम पीरियड में दिल्ली पे रूल किया, ये सारी चीजें हमको बेसिकली इस चैप्टर में पढ़नी थी। चैप्टर हमने स्टार्ट किया। चैप्टर स्टार्ट करते से सबसे पहले हमने दिल्ली की लोकेशन को समझा कि दिल्ली क्योंकि इंडिया में सेंट्रल है, इसी वजह से, और दिल्ली के पास वेल्थ भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वेल्थ भी काफी थी, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, जो फॉरेन इन्वेडर्स थे या फिर जो इंडियन डायनेस्टीज भी थी, उनके लिए दिल्ली एक मेन टारगेट था। जिसके चलते दिल्ली में बहुत सारी तख्ता पलट हमको देखने को मिली, बहुत सारी डायनेस्टीज आई, बहुत सारी डायनेस्टीज गई, नई डायनेस्टीज का फॉर्मेशन हुआ, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर हमने कुछ मेजर डायनेस्टीज जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया इस टाइम फ्रेम में, उनके बारे में हमने जाना। जैसे तुगलक डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी है, पालाज है, चौहान है, ये कुछ डायनेस्टीज ऐसी हैं जिन्होंने दिल्ली पे इस टाइम पीरियड में रूल किया। फिर हमने देखा कि इक्वालिटी का क्या महत्व था उस टाइम पीरियड में। उस टाइम पे दिल्ली में बहुत महत्व था किस चीज का? इक्वालिटी का। ठीक है। फिर हमने देखा कि रजिया बाई जो थी वो सुल्तान बनती है, लेकिन क्योंकि जेंडर डिस्टिंक्शन की वजह से, जेंडर इक्वालिटी ना होने के कारण कुछ टाइम बाद उनको उनकी गद्दी से हटा दिया जाता है। इतना हमने बेसिकली इस चैप्टर में अब तक पढ़ा हुआ है, एक ऊपर ऊपर की अगर रिकॉल करें तो। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको आज पढ़ना है वो है अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स। ठीक है। तो खिलजीज और तुगलक्स के बीच में दिल्ली का किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन था, वो हमको इस लेक्चर में बेसिकली हमको वो वाला पार्ट कवर करना है। स्टार्ट करते हैं। 12 टॉपिक है तो इसको पूरा नहीं खत्म करेंगे, कुछ पार्ट आज पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, वीडियो बहुत लंबी खिंच जाती है। The consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate need reliable governors and administrators. Rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors, the early Delhi Sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military services called बंदगन इन पर्शियन। ठीक है। तो हमने देखा कि दिल्ली एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, बहुत बड़ी इन द सेंस लैंड वाइज मत देखो, उसको देखो तुम स्ट्रैटेजी वाइज, उसको देखो तुम पॉपुलेशन वाइज, कि दिल्ली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। कहां पर? दिल्ली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी पूरे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में। पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसमें दिल्ली क्या थी? दिल्ली एक मेजर सेंट्रल, हम कह सकते हैं सेंट्रल, एक सेंटर जैसा काम करती थी। ठीक है, जिसके आसपास सारे किंगडम्स घूमती थी। तो इतनी बड़ी किंगडम, इतनी बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन वाली, इतनी बड़ी स्ट्रैटेजिक पोजीशन वाली किंगडम को कंसोलिडेट करने के लिए, उसको प्रॉपर्ली रन करने के लिए आपको क्वालिटी गवर्नर्स की जरूरत पड़ेगी, क्वालिटी क्वालिटी मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी अपने कोर्ट में, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली देख सके। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दोगे जो रिलायबल नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो कहीं ना कहीं उस डायनेस्टी के पतन के लिए साबित होगा। और कोई भी डायनेस्टी जो दिल्ली जैसे स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे रूल करेगी, वो नहीं चाहेगी कि वो उसका डिक्लाइन हो। जिसके चलते क्या देखने को मिलता है कि जो अर्ली दिल्ली सुल्तान थे, जैसे तुगलक्स हो गए, स्पेशली इल्तुतमिश जो थे, उन्होंने रॉयल फैमिली में से लोगों को उठा के पोस्ट ऑफर नहीं की। उन्होंने
प्रॉपर जो रिलायबल लोग थे उन रिलायबल लोगों पे ये जिम्मेदारी दी किस चीज की, एडमिनिस्ट्रेशन की। रिलायबल लोगों पे जिम्मेदारी दी किस चीज की, एडमिनिस्ट्रेशन की। और ये जो रिलायबल लोग थे ये बेसिकली स्लेव्स थे, ठीक है। बाहुबली मूवी देखिए, बाहुबली मूवी में कटप्पा, ठीक है, कटप्पा ने बाहुबली तुम्हारा कोई नहीं पूछेगा। बाहुबली मूवी में कडप्पा जो थे वो एक स्लेव थे, लेकिन वो पूरी मिलिट्री संभालते थे किसकी, उस किंगडम की। उसी तरह से स्लेव्स को अपॉइंट किया जाने लगा, ट्रस्टी रिलायबल स्लेव जो थे उनको अपॉइंट किया जाने लगा हाई पोस्ट में, हाई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफर किए गए, ताकि इतनी बड़ी जो सल्तनत है वो प्रॉपरली रन हो सके। और यही जो स्लेव्स थे जिन्होंने अपनी मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड की, एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, इनको कहा गया बंदगन, ठीक है। दे वर कॉल्ड एज बंदगन, ठीक है। आया जादू, राइटिंग इतनी अच्छी कैसे हो गई मेरी, सही है, ठीक है। दे वर केयरफुली ट्रेन्ड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस इन द किंगडम, सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम, ठीक है। तो बेसिकली इन लोग को ये जो स्लेव्स होते थे जिनको ये एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता था, उनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाता था कि जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन उनको देनी, मान लो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देनी है, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए मुकाम देना है तो उसके हिसाब से ट्रेन किया गया, मिलिट्री में कोई पोजीशन देनी है तो उसके हिसाब से ट्रेन किया गया। तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी। और क्योंकि ये अपने मास्टर के प्रति, यानी कि जो उनका जो कह सकते हैं ओनर या फिर लीडर, यानी कि जो रूलर होता था, जो किंग होता था, उसको मतलब उसके तरफ ये बहुत लॉयल्टी रखते थे, बहुत लॉयल होते थे। देखे ना कडप्पा में कितना लॉयल होता था, बाहुबली को मारने के बावजूद, क्योंकि भल्लाल देव जो थे वो रॉयल फैमिली के मेंबर थे, जिसके चलते कडप्पा ने कभी उनको कुछ हार्म नहीं किया, बल्कि उनको प्रोटेक्ट किया। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से जो स्लेव्स होते थे वो काफी लॉयल होते थे टुवर्ड्स द किंग, जिसके चलते जो रूलर्स होते थे वो इन पे इजिली ट्रस्ट कर सकते थे, ठीक है। और इनको इसी ट्रस्ट की वजह से इनको ये हाई पोजीशंस ऑफर करते थे। द खिलजीज एंड तुगलक, ये कुछ पैराग्राफ है क्या, स्लेव्स रादर देन सन्स, ठीक है। स्लेव्स रादर देन सन्स, ये एक बेसिकली एक पैराग्राफ दिया है, एक एक्सट्रैक्ट दिया है। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ लेना। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि अगर आपके पास एक रिलायबल स्लेव है, अगर आपके पास एक ऐसा स्लेव है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो इट इज मोर इफिशियंट देन अ सन, एक बेटे से ज्यादा रिलायबल है वो, ठीक है। The Khilji and Tughlaqs continued to use Bandgan and also raised people of humble birth who were often their clients to high political positions. They were appointed as generals and governors. ठीक है, तो बेसिकली वही चीज बताई गई है। However, this also introduced an element of This also introduced an element of political instability, ठीक है। तो खिलजीज और तुगलक्स बेसिकली दो, ये एक ऐसी डायनेस्टीज थी, खिलजीज और तुगलक्स बेसिकली ये दो ऐसी डायनेस्टीज थी जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इस तरह से स्लेव्स को गवर्नर्स और हाई पोस्ट के लिए क्या किया, ऑफर किया। लेकिन इसके चलते, इन बंदगन्स के चलते एक लिमिटेशन थी, इनकी एक लिमिटेशन थी। एंड व्हाट वाज दैट लिमिटेशन, लिमिटेशन ये थी कि इसके चलते हमको क्या देखने को मिला, इसके चलते हमको ये देखने को मिलता था कि जो किंगडम होती थी उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती थी, उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती थी। कैसे आती थी भाई साहब, कैसे आती थी, ये सवाल है। तो आओ सवाल का जवाब खोजते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे आती थी। Slaves and clients were loyal to their masters and patrons, but not to their heirs. Heirs जो बाल नहीं, heirs, heirs. Sultans had their own servants. As a result, the accession of new monarch often saw conflict between the old and the new nobility. ठीक है, तो अब ये जो स्लेव्स होते थे, ये स्लेव्स जिस सुल्तान ने इसको अपॉइंट किया था
उनके प्रति तो ये बहुत लॉयल होते थे, लेकिन उनके जो एंसेस्टर्स होते थे, यहाँ पे हेयर्स का मतलब होता है, एंसेस्टर्स नहीं, हेयर्स का मतलब होता है सक्सेसर्स। मतलब सुल्तान के बाद सुल्तान की गद्दी पे जो बैठा था उसके तरफ ये लॉयल नहीं होते थे, उनके उसके तरफ इनकी कोई ड्यूटी नहीं होती थी। जिस सुल्तान ने इनको हायर किया था, जिस सुल्तान ने इनको अपॉइंट किया था, उसके प्रति तो ये लॉयल होते थे। लेकिन अगर वो सुल्तान की डेथ हो जाती थी तो जो उस सुल्तान की गद्दी संभालता था उसके तरफ ये लॉयल नहीं होते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका मानना ये था कि जिसने हमको हायर किया वो तो चला गया, तो फिर हम अपनी लॉयल्टी क्यों शो करें। जिसके चलते एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती थी कि मान लो किसी सुल्तान ने क्या किया, किसी सुल्तान ने किसी एक स्लेव को हायर किया, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स ऑफर की, लेकिन जैसे उस सुल्तान की डेथ हुई, उसकी जगह उसका बेटा या फिर कोई भी दूसरा सुल्तान गद्दी पे आके बैठा, तो ये लोग अपनी जॉब्स छोड़ देते थे। इसी के चलते क्या देखने को मिलता था, इसी के चलते हमको ये देखने को मिलता था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसी के चलते हमको देखने को मिलती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा इनस्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पे होता था, क्योंकि सुल्तान कीप चेंजिंग। ठीक, वो वाली चीज है। The patronage of these humble people by the Delhi Sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tariq criticized the Delhi Sultans for appointing the low and basic born to high offices। ठीक है, तो पहली लिमिटेशन तो ये हो गई, इसकी लिमिटेशन में सबसे पहली लिमिटेशन तो ये हो गई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। दूसरी जो लिमिटेशन थी, हाँ लिख दो, यहाँ लिख देता हूँ। दूसरी जो लिमिटेशन थी, वो दूसरी लिमिटेशन क्या थी? वो दूसरी लिमिटेशन थी क्रिटिसिज्म। जो रूलर्स इन स्लेव्स को अपॉइंट करते थे उनको बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता था उनके फैमिली के मेंबर्स से, जो राइटर्स होते थे उनसे। क्यों? क्योंकि फैमिली मेंबर्स और राइटर्स का मानना था कि आपके जब एलाइट क्लब में, एलाइट क्लब समझते हो, मतलब जो आपकी रॉयल फैमिली है, उस रॉयल फैमिली में ही आपके पास लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल कर सकते हैं, तो आप बाहर से किसी को लाके एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ऑफर कर रहे हो। ठीक है, जिसके चलते इन स्लेव्स को जो हायर करते थे, जो रूलर्स, उनको बहुत क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता था। ठीक है, like the earlier sultans, the Khilji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territories of varying sizes. These lands were called Ikta and their holder was called Iktidar or Mukti। ठीक है, तो जिस तरह से बाकी डायनेस्टीज ने किया था उसी तरह से तुगलक्स और खिलजीज ने भी इसी तरह के स्लेव्स को अपॉइंट किया था एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए और छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स को देखने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक बार और बताया था कि कोई एक बड़ी सी डायनेस्टी है, उस बड़ी सी डायनेस्टी के अंदर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कर दिए। ठीक, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कर दिए। अब इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के लिए अलग अलग ओनर अपॉइंट कर दिया कि इस सेगमेंट को आप देखोगे, इस सेगमेंट को आप देखोगे। तो यही जो सेगमेंट्स बनाए जाते थे इनको कहा जाता था इक्ती, IQTI। और इनके जो रूलर होते थे, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, उनको कहा जाता था इक्तिदार, IQTIDAR, इक्तिदार और मुक्ति, MUQTI। ठीक, सॉरी, दे आर कॉल्ड इक्ता, क्या लिख रहा हूं मैं, इक्तिदार। The duty of the Muktis was to lead military campaigns and maintain law and order in their iktas. In exchange for their military services, the Muktis collected the revenue of their assignments as salary। ठीक है, तो ये जो इक्तीस होते थे, सॉरी, ये जो इक्तेदार होते थे, इन इक्तेदार का बेसिकली काम क्या होता था? इन इक्तेदार का काम बेसिकली ये होता था कि ये जो अपना एरिया है, जो इनका इक्ता है, उसमें ये एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री की चीजों को क्या करें, एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री की चीजों को हैंडल करें, एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री की चीजों को हैंडल करें। और जब ये एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री को हैंडल करते थे तो ये यहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो होती थी इनकी सैलरी और इनके सोल्जर्स की सैलरी। ठीक है,
They also paid their soldiers from these revenues. Control over muktis was most effective if their office was not inherited and if they were assigned iktas for a short period of time before being shifted. ठीक है, तो यहां से जो रेवेन्यू आता था वो जो इक्तदार होता था उनकी सैलरी और उनके सोल्जर्स की सैलरी में सारा रेवेन्यू जो यहाँ से कलेक्ट होता था वो चला जाता था। ठीक है, अब प्रॉपरली वर्किंग इंश्योर करने के लिए कि कोई भी इक्तदार अपनी पावर्स का गलत यूटिलाइजेशन ना कर पाए, अपनी पावर का इस्तेमाल ना कर पाए, उसके चलते क्या होता था कि इनको स्वैप करते रहते थे। स्वैप करते रहते थे इन द सेंस कि एक टाइम के लिए यहाँ पे कोई दूसरा इक्तदार है और यहाँ पे कोई दूसरा इक्तदार है, तो इनको स्वैप कर दिया कि इस वाले को यहाँ कर दिया, इस वाले को यहाँ कर दिया। ठीक है, सक्सेशन को इन लोगों ने क्या क्या कर दिया, सक्सेशन को इन लोगों ने बैन कर दिया, कैंसिल कर दिया कि मान लो यहाँ का कोई इक्तदार है, अब वो मर गया तो उसका बेटा उसकी गद्दी में बैठ जाए, नहीं, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया ताकि कोई भी इक्तदार जो है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। These harsh conditions of services were rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the muktis. ठीक है, तो बेसिकली ये जो कंडीशंस बनती थी कि स्वैप करते रहते थे, एक जहां वो स्टेबल होते थे तो उनको दूसरे जहां ट्रांसफर कर देते थे, जिसके चलते ये एक बहुत ही हार्श रूल था। और ये हार्श रूल सबसे ज्यादा किस टाइम पे डेवलप हुआ था, ये हार्श रूल सबसे ज्यादा डेवलप हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। ठीक है, अब इनको चेक करने के लिए कि ये जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं खुद का कंजम्पशन तो नहीं कर रहे हैं, खुद के एक्सपेंसेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से अकाउंटेंट्स अपॉइंट किए जाते थे हर एक इक्का के लिए। और वो अकाउंटेंट्स कौन अपॉइंट करता था, वो अकाउंटेंट्स अपॉइंट करती थी स्टेट। ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल होती थी वो अपॉइंट करती थी। Care was taken that the mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. ठीक है, और ये अकाउंटेंट्स जो होते थे इनका काम क्या होता था, ये अकाउंटेंट्स बेसिकली ये इंश्योर करते थे कि हर जो रीजन है, हर जो इक्ता है, उसमें जो मुक्तीज हैं, फिर जो इक्तदार हैं, वो उतना ही टैक्स कलेक्ट करें जितना उनके लिए और उनके सोल्जर्स के लिविंग के लिए काफी हो। ठीक है, आज इसको यहीं तक रखते हैं, कल इसके आगे का वाला टॉपिक और इसमें जो थोड़ा बचा है वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि खिलजीज और तुगलक्स के टाइम पीरियड में इतनी बड़ी डायनेस्टी को कंट्रोल करने के लिए, इतनी बड़ी डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए कुछ स्लेव्स को अपॉइंट करते थे ये रूलर्स, जिन स्लेव को कहा गया बंदगन। लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी, सबसे पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों, क्योंकि ये जो स्लेव्स होते थे वो रूलर्स के प्रति तो लॉयल होते थे, लेकिन उनके जो सक्सेसर्स होते थे उनके प्रति लॉयल नहीं होते थे, इसके चलते पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती थी। दूसरा पॉइंट क्या है कि क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता था, जो रूलर्स होते थे इनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता था स्लेव्स अपॉइंट करने के लिए। क्यों, क्योंकि जो रूलिंग क्लास की जो फैमिलीज थी और जो राइटर्स थे उनका ये मानना था कि जब आपके एलाइट ग्रुप में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं तो फिर आप बाहर से स्लेव्स को क्यों अपॉइंट कर रहे हो। ठीक है, ये देखा हमने, फिर हमने देखा ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन समझा कि एक बड़े से स्टेट को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता था, उन फ्रेगमेंट्स को कहा जाता था इक्टीज। उन इक्टी के जो लीडर्स होते थे उनको कहा जाता था इक्तिदार या फिर मुक्ति। इनका काम क्या होता था, ये अपने एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री सर्विसेज को प्रॉपरली देखते रहे, इनके ऊपर चेक लगाने के लिए, इनके ऊपर चेक करने के लिए क्या करते थे, ये स्वैप करते रहते थे। और अकाउंटेंट्स जो होते थे वो यहाँ पे स्टैब्लिश किए जाते थे बाय द स्टेट। ठीक है, इसी के साथ एंड करते हैं आज की वीडियो को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय।